गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एफोरिज्म 47 से एफोरिज्म 51 तक देखा था। आई थिंक कि आप लोगों को एफोरिज्म 47 से एफोरिज्म 51 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और आशा करता हूं कि आप लोग रीडिंग दिए हुए होंगे। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंपटीशंस में जो आते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफोरिज्म 47 से क्या आता है, 48 से क्या आता है, 51 से क्या आता है। तो 51 में मैंने क्या बोला था नोट करने के लिए, हैप्पी गो लकी ऑपरेशन। मतलब हैप्पी गो लकी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जस्ट भाग्य के सहारे, भाग्य के सहारे हो गया तो ठीक है। जो एफोरिज्म 51 में हैप्पी गो लकी ऑपरेशन कहा गया है, वहाँ पे बोला गया है कि अगर नेचर के भरोसे नेचर के भरोसे अगर क्योर हो जाता है तो इस पर क्या डिपेंड किया जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम लोग नेचुरल डिजीज पर क्योर के लिए क्यों डिपेंड नहीं कर सकते। 3 पॉइंट्स हम लोग बोले थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि नेचर में सिमिलर डिजीज का संख्या बहुत कम है। नेचर में सिमिलर डिजीज का संख्या बहुत कम है, पहला पॉइंट ये बोले थे। दूसरा पॉइंट ये बोले थे कि नेचुरल डिजीज जो है उसको खुद क्योर चाहिए। मान लीजिए वो ऑलरेडी पहले से कोई एग्जिस्ट डिजीज है, उसको क्योर कर रहा है, तो उसको खुद क्योर चाहिए, क्योंकि वो तो खुद से ख़त्म नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था हम लोगों का कि जो नेचुरल डिजीज है उसके डोज को हम लोग नहीं समझ सकते कि वो ऑलरेडी जो हम लोगों के बॉडी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उससे वो स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। वीकर है तो कुछ कर नहीं पाएगा, स्ट्रॉन्गर है तो कितना स्ट्रॉन्गर है। अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो क्या होगा? वो छोटा प्रॉब्लम को तो ठीक कर देगा लेकिन खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग नेचर पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नेचर पे हम डिपेंड करते हैं क्योर के लिए तो हो सकता है कि हमको एक छोटा सा कोई कॉमन कोल्ड हुआ हो और उसको ठीक करने के लिए कोई सिमिलर डिजीज आए और हमको लंग्स में हेवी प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम करके चला जाए। सो हम लोग इस पे डिपेंड नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अपने बुक में दिया गया है, जिसको आई थिंक जिसके थ्रू आप लोग गए होंगे। सो ये एफोरिज्म 47 से एफोरिज्म 51 तक का जो पोर्शन है, ये जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, मेनली उसके बाद जो है बोला गया कि 50 में कि क्योर बाई सिमिलरिटी और 51 में इम्पोर्टेंस क्या है इसका। फिर हम लोग जो नेचर पर डिपेंड नहीं करके अगर खुद पे डिपेंड करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज ये है सबसे पहले कि हम लोगों के पास मेडिसिन का स्टॉक बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा है। सो हमारे पास सिमिलर डिजीजेज का स्टॉक है, बहुत सारा सिमिलर डिजीज का स्टॉक है। बट नेचर में क्या था? डिफिशियंट था सिमिलर डिजीजेज के केस में। नेचर में सिमिलर डिजीजेज सफिशियंट नहीं थे, वहाँ पे कमी था। द नेचर वाज डिफिशियंट इन सिमिलर डिजीजेज, बट with artificial disease, that is homeopathic medicines, we can produce plenty of similar diseases. We have a stock of plenty of medicines, so we may produce plenty of similar diseases. So the first point on dependence of nature was just removed. पहला पॉइंट एकदम हटा दिया गया, एकदम न्यूट्रलाइज हो गया कि वहाँ पे सिमिलर डिजीज का नेचर में कमी था और यहाँ पे
हमारे पास सिमिलर डिजीज सफिशिएंट है, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, दूसरा पॉइंट क्या है अपना, दूसरा पॉइंट ये है था कि जो नेचुरल डिजीज है, सिमिलर नेचुरल डिजीज अगर कहीं से मिल भी गया तो उसको खुद क्योर चाहिए, बट जो हम आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं मेडिसिन के थ्रू, वंस द डोज ऑफ द मेडिसिन एग्जॉस्ट, ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये खत्म हो गया, तो उसको हटाने का जरूरत नहीं था। और तीसरा जो कि सबसे मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट था, जहाँ पे हम लोग देखे थे, जहाँ पे हम लोग नोट किए थे कि क्या है कि डोज और पोटेंसी, माने स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल डिजीज, स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल डिजीज को हम लोग रेगुलेट नहीं कर सकते थे, नहीं कर पा रहे थे। बट जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू आर्टिफिशियल सिमिलर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे रिपीटेशन हमारे हाथ में है, पोटेंसी हमारे हाथ में है, इट मीन्स कंट्रोल हमारे हाथ में है। सो ये तीनों पॉइंट अगर हम नेचर पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड करते हैं, तो जो हमारा लिमिटेशन है वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है अगर हम मेडिसिन के थ्रू होम्योपैथिक क्योर का काम करते हैं, होम्योपैथिक क्योर का बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एफोरिज्म 52 का। एफोरिज्म 52 में क्या कह रहे हैं, एफोरिज्म 52 में क्या कह रहे हैं, एफोरिज्म 52 में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली एफोरिज्म 52 से बात शुरू होती है एलोपैथी की, और एलोपैथी वर्सेज होम्योपैथी। हमको क्या करना है, एलोपैथी करना है कि होम्योपैथी करना है और क्यों करना है, इस चीज़ का जस्टिफिकेशन एफोरिज्म 52 से शुरू होके और एफोरिज्म 56 तक एक्सटेंड करता है। सो एफोरिज्म 52 में यही चीज़ कहते हैं कि श्योरली नो इंटेलिजेंट फिजिशियन आफ्टर दीज एग्जाम्पल्स एज क्लियर एज डे लाइट कैन स्टिल गो ऑन इन द ओल्ड ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन अटैकिंग द बॉडी as has hitherto been done in its least diseased parts with allopathic medicines that have no direct pathological relationship to the disease to be cured, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डिसिमिलर डिजीज दे के हम लोग क्योर करने का एलोपैथी में कोशिश करते हैं, जो डिसिमिलर डिजीज दे के क्योर करने का हम लोग एलोपैथी में कोशिश करते हैं, ये जो है मतलब सही नहीं है, सही नहीं है। और यहाँ पे वो तीनों जो हम लोग 36, 38 एंड 34 में जो तीनों एग्जाम्पल्स का बात किए हैं, वो तीनों का भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, ठीक है। सो इसको 52 में डिस्कस किया जा रहा है। ध्यान देने वाला बात है कि ये जो एफोरिज्म है बेसिकली एफोरिज्म 52 का 5th एडिशन वाला पोर्शन, एफोरिज्म 52 का 5th पोजीशन वाला पोर्शन, 5th एडिशन वाला पोर्शन, इसमें जो आपके बुक में इटैलिक्स में दिया हुआ है, क्योर इज नेवर देयर बाई एफेक्टेड इन डिजीज बट एन एग्रावेशन इज द इनवेरिएबल कॉन्सिक्वेंस, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। क्योर इज नेवर देयर बाई एफेक्टेड इन डिजीज बट एन एग्रावेशन इज द इनवेरिएबल कॉन्सिक्वेंस। सो ये पॉइंट आप लोग अंडरलाइन कीजिए। अब ध्यान देने वाला बात एक और चीज़ है कि कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है 5th एडिशन और 6th एडिशन में क्या डिफरेंस है। तो एफोरिज्म 52 से लेके एफोरिज्म 56 तक 6th एडिशन में दोबारा लिखा गया था। एफोरिज्म 52 से एफोरिज्म 56 तक 6th एडिशन में दोबारा लिखा गया था, रीरिटन किया गया था, ठीक है। तो 6th एडिशन में क्या बोले हैं, 6th एडिशन में बोल रहे हैं कि नेचर में ट्रीटमेंट का बेसिकली 2 ही प्रिंसिपल मेथड है, वो या तो होम्योपैथी है या एंटीपैथी है, ठीक है। हम लोग जस्ट 6th एडिशन को रीड कर रहे हैं। देयर आर बट 2 प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ क्यूर, द वन बेस्ड ऑन एन एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, ऑन केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्योर एक्सपीरियंस, द होम्योपैथी, before we designedly never used, and a second which does not do this,
the heteropathic or allopathic. Each opposes the other, and only he who does not know either can hold the delusion that they can either approach each other or even become united, or to make himself so ridiculous as to practice at one time homeopathy, at another allopathy, according to pleasure of the patient, a practice which may be called criminal treason against divine homeopathy. Obviously 56 में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 52 में कह रहे हैं कि दो मेथड है प्रिंसिपल, या तो होम्योपैथी है या एलोपैथी है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। और होम्योपैथी और एलोपैथी एक आदमी एक साथ नहीं कर सकता है, एक साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसको होम्योपैथी के बारे में कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, जिसको होम्योपैथी के बारे में कन्विक्शन है और कॉन्फिडेंस है, वो बंदा कभी ये जो मोस्ट क्रिमिनल चीज़ है जिसको कि हम लोग एलोपैथी करते हैं, वो कभी एलोपैथी कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो ये हुआ हम लोगों का एफोरिज्म 52। एफोरिज्म 52 में आई थिंक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं। 52 में क्या बोल रहे हैं कि होम्योपैथी और एलोपैथी हम लोग साथ साथ नहीं कर सकते। फिर अब हम लोग आते हैं एफोरिज्म 53 में। यहाँ पे बेसिकली जो डिस्कशन है वो हमको 53 में बोल रहा है कि अगर 53 का हम लोग रीडिंग करते हैं कि होम्योपैथी इज द ओनली वे, और कोई रास्ता नहीं है। यही चीज़ हम लोगों को 5th एडिशन में बोला जा रहा है, और यही चीज़ लगभग 6th एडिशन में बोला जा रहा है। 6th एडिशन में थोड़ा सा आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, पूरा एफोरिज्म ही अंडरलाइन करने लायक है। ठीक है, पूरा एफोरिज्म ही अंडरलाइन करने लायक है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि 5th एंड 6th दोनों में 52 to 56 एकदम अलग अलग हैं, और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। 53 के 6th एडिशन के लास्ट लाइन जो है वहाँ लिखा है, द प्योर होम्योपैथिक हीलिंग आर्ट इज द ओनली करेक्ट मेथड, एंड द प्योर होम्योपैथिक आर्ट इज द ओनली करेक्ट मेथड, द one possible to human art, the straightest way to cure as certain as that there is but one straight line between two points। कहने का मतलब कि क्योर के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकता है। एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स के बीच में कभी नहीं हो सकता। सो ये चीज़ 2 पॉइंट्स वाला जो मतलब देयर कैन बी ओनली वन स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये क्वेश्चंस करके MCQs में पूछा जाता रहा है। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है एफोरिज्म 53 में, ये लिखा हुआ है एफोरिज्म 53 में। ध्यान देने का बात है कि एफोरिज्म 109 फुटनोट जो है, जो कि ड्रग प्रूविंग से रिलेटेड है, वहाँ पे भी ऐसा ही बात लिखा हुआ गया है। तो आप लोग एफोरिज्म 53 के साइड में ये जो 2 पॉइंट्स वाला बात है, इसके साइड में लिख दीजिए रेफर टू एफोरिज्म 109 फुटनोट, रेफर टू एफोरिज्म 109 फुटनोट। ध्यान रहे, यहाँ पे जो भी मार्किंग करना है कर दीजिए। ये पॉइंट MCQs के हिसाब से, नीट इंट्रेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ एकदम नज़र में रखिए, इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 53 क्लियर। अब आते हैं एफोरिज्म 54 में। एफोरिज्म 54 में बट एफोरिज्म 54 में जाने से पहले एक चीज़ हम लोग मिस कर गए, सॉरी, एफोरिज्म 54 में जाने से पहले एक चीज़ हम लोग मिस कर गए। एफोरिज्म 52 का जो फुटनोट है, एफोरिज्म 52 के फुटनोट में इंट्रोडक्शन का जिक्र आया हुआ है। आप लोग एफोरिज्म 52 का फुटनोट अगर उठा के देखिएगा, ठीक है, एफोरिज्म 52 का जो फुटनोट है उसको अगर उठा कर देखिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को फिफ्थ एडिशन में एक फुटनोट दिया गया है। वहाँ से आपको बोला गया है
कि रेफ़र कीजिए, देखिए जाके कहाँ, तो जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का इंट्रोडक्शन है वहाँ पे एलोपैथी के बारे में मैं आगे भी बता चुका हूँ कि फुल डिस्कशन हुआ है। और उसके अलावा क्या बोल रहे हैं रेफ़र करने के लिए कहाँ, तो उन्होंने 1831 में, आई थिंक, हाँ 1831 में एक आर्टिकल लिखा था, द एलोपैथी, द वर्ड ऑफ वार्निंग टू ऑल सिक पीपुल, टू ऑल सिक पर्सन। इस बुक को रेफ़र करने के लिए बोले हैं कि आप लोग थोड़ा जाके उसको देख लीजिए कि उसमें हमने क्या लिखा है। बेसिकली ये लिखा हुआ है, डाई एलोपैथी इन वर्ड डेर वार्नंग फीर करंके जेडे आर्ट। ये लिप्जिग से पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये हैनीमैन लेसर राइटिंग में दिया हुआ है, इसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। अभी तो आप लोग लाइब्रेरी नहीं जा सकते, तो आप लोग नेट से हैनीमैन लेसर राइटिंग को डाउनलोड करके और वहाँ से इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसको, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।